हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 7 चैप्टर 14। आज के चैप्टर का नाम है मैं हूं चार्ली चैपलिन। ये एक आत्मकथा है। आत्मकथात्मक शैली से चार्ली चैपलिन की कहानी उनकी अपनी जुबानी प्रस्तुत है। ये एक उनकी अपनी जुबानी प्रस्तुत है। एक कहावत है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। चार्ली चैपलिन के जीवन पर यह सही चरित्रार्थ होती है। एक कहावत है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, और ये चार्ली चैपलिन के ऊपर बिल्कुल सूट करती है। बचपन से ही उनकी हंसोट प्रवृत्ति और नकल करने का कौशल किस प्रकार उन्हें इतनी ऊंचाई पर ले गया, हम ये आगे पढ़ेंगे। मेरा जन्म 16 अप्रैल 1889 में को लंदन के ईस्ट लेन में हुआ था। माँ बताती थी कि मेरी दुनिया हंसी खुशी से भरी थी। हम 3 कमरों वाले मकान में रहते थे। हर कमरा अच्छी तरह से सजा धजा था। मुझे बचपन की कई बातें आज भी याद हैं। मुझे स्मरण है, माँ मुझे और मेरे भाई सिडनी को हर रात आया के यहाँ छोड़कर थिएटर चली जाती थी। जब वे लौटती तो हमारी मेज पर स्वादिष्ट व्यंजन रख देती। वे हम दोनों भाइयों को बहुत प्यार करती थी। तो अब वो बताते हैं कि उनका जन्म जो हुआ था वो 16 अप्रैल में हुआ था 1889 में, जो लंदन के ईस्ट लेन में हुआ था। माँ बताती जब वे पैदा हुए थे तो उनके आसपास बड़ी हंसी खुशी थी। और तो और वो एक 3 कमरों वाले घर में रहते थे। उसके आगे उन्होंने बताया कि उनका घर जो है वह हमेशा ही सजा धजा रहता था। और आगे उन्होंने अपनी बचपन की काफी अच्छी यादें उन्हें आज भी याद है। उन्हें स्मरण है, जो माँ है वह उन्हें आया के पास छोड़कर कैसे थिएटर जाती थी और वहां से आने के बाद उन्हें अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाती थी। वह हम दोनों भाइयों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी। मुझे अपने पिता की याद नहीं। माँ बताती थी कि हमारे पिताजी नेपोलियन की तरह दिखाई देते थे। उनकी आवाज भी रोबीली थी, पर वे पीते बहुत थे, इसलिए माँ उनसे अलग हो गई थी। वो कहते हैं कि मुझे अपने पिताजी की यादें नहीं है, क्योंकि माँ कहती थी कि वो नेपोलियन की तरह दिखाई देते थे और उनकी आवाज ही रोबीली थी, पर वो पीते बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से मेरी माँ उनसे अलग हो गई। अचानक एक दिन कुछ घट गया। ऐसा लगा कि बाहरी दुनिया और माँ के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक महिला के साथ वह पूरी सुबह घर से बाहर थी और जब लौटी तो काफी परेशान थी। उनकी आंखों में आंसू थे। एक बार क्या हुआ, एक बार उनकी जो माता है वह घर बड़ी ही परेशान होकर आई। उनके वो एक महिला के साथ पूरा दिन बाहर थी और वो जब घर वापस आई तो उनकी आंखों में आंसू थे। माँ ने पिताजी पर मुकदमा दायर कर रखा था, क्योंकि वह हम लोगों के पालन पोषण का खर्च नहीं दे रहे थे। अदालत में माँ के पक्ष में फैसला नहीं हुआ, इसलिए वह उदास थी। माँ प्रति सप्ताह 25 पाउंड कमा लेती थी, इसलिए उन्होंने मेरे पिता से कभी खर्च की मांग नहीं की। लेकिन जब उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, माँ मुझे अपने साथ थिएटर ले जाती थी, क्योंकि घर में अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं 5 वर्ष का था और रंगमंच के पार्श्व में खड़ा था। गाते गाते अचानक माँ का स्वर खड़खड़ा गया। दर्शकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं कुछ समय समझ नहीं पाया कि यह हो हल्ला किस लिए हो रहा है। शोर जब बढ़ गया तब माँ वहां से हट गई। तो अब क्या हुआ, वो बताते हैं कि मेरी माता ने पिताजी के ऊपर मुकदमा कर रखा था, जो वे हार गई, जिसकी वजह से वे दुखी थी। वैसे तो मेरी माँ अच्छा कमाती थी थिएटर से, तो उन्होंने कभी पिताजी से खर्चा नहीं मांगा, बट जब समय बुरा चला तो उन्होंने मांगा, लेकिन वो मुकदमा हार गई थी। अब मेरी माँ मुझे भी अपने साथ थिएटर ले जाने लगी थी। धीरे धीरे मैं वहां पे बाहर खड़ा रहता था। एक दिन मेरी माँ का स्वर बिगड़ गए, जिसकी वजह से सब हलाहल करने लगे। मैं समझ नहीं पाया कि इतना क्यों चिल्ला रहे, लेकिन जब जो हलाहल ज्यादा बढ़ गया तो मेरी माँ भी वहां से हट गई। मैनेजर भी परेशान था, पर वह सूझबूझ वाला था। उसने मुझे माँ और उसके मित्रों के सामने अभिनय करते देखा था।
उसने माँ से कहा कि वह मुझे रंगमंच पर भेज दे। माँ सहमत नहीं थी। इसी बीच मैनेजर ने मेरा हाथ पकड़ा और रंगमंच पर खड़ा कर दिया। अब तो मुझे गाना ही था, कोई उपाय भी नहीं था। मैंने एक लोकप्रिय गीत गाना शुरू कर दिया। लोगों को बेहद पसंद आया। अभी गाना पूरा भी नहीं हुआ था कि दर्शकों ने मंच पर सिक्कों की बरसात शुरू कर दी। मैंने गाना बीच में ही रोक दिया, बोला पहले मैं सिक्के उठाऊंगा फिर गाना पूरा करूंगा। अब जो वहां का मैनेजर था वो बड़ा अच्छा था। उसने मेरी माँ से कहा कि वो मुझे रंगमंच पे भेज दे क्योंकि उन्होंने मुझे गाना गाते हुए, चीजें करते हुए देखा है। पर मेरी माँ ने साफ मना कर दिया। फिर भी मैनेजर ने जबरदस्ती मुझे रंगमंच पे खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से जब मैंने गाना शुरू, अब मुझे गाना ही था, जैसे ही मैंने गाना शुरू किया मेरे ऊपर सिक्कों की बरसात शुरू हो गई। मैंने सबसे कहा पहले मैं सिक्के उठा लूं फिर गाना गाऊंगा। इस पर लोगों ने खूब तालियां बजाई और हंसे। मुझ में गजब का आत्मविश्वास था। मैंने दर्शकों से बातचीत की, नृत्य किया और नकलें भी खूब उतारी। अपनी धुन में मैंने माँ की भी नकल उतारी। मेरा उद्देश्य किसी का मजाक उड़ाना नहीं था, मैं तो बिना सोचे समझे नकल उतार रहा था। माँ की नकल उतारते हुए उनके लड़खड़ाने स्वर की भी नकल की। अब ये बात लोगों ने सुन के मेरा बड़ा ही कहते आदर किया और सब रुके। अब धीरे धीरे करके मैंने नाच गाया और दूसरों की नकल भी उतारी। मैंने अपनी माँ की भी नकल उतारी, लेकिन मेरा नकल उतारने का तात्पर्य ये नहीं कि मैं किसी का मजाक उड़ाता, मैं तो बस बिना सोचे समझे सबका नकल उतार रहा था। फिर मैंने माँ की लड़खड़ाने हुए सर की भी नकल उतारी। अब तो दर्शक जैसे पागल हो गए, वे खूब हंसे। उन्होंने तालियां बजाकर मेरी प्रशंसा की, ढेर सारे सिक्के मंच पर फेंके। अंत में माँ ने मुझे मंच से ले जाने के लिए आई। दर्शकों ने तालियां बजाकर उनकी उपस्थिति का भी स्वागत किया। मंच पर वह मेरी पहली रात थी तथा माँ की आखिरी। समय इसी तरह बीतता गया। हमारे परिवार पर कोई विपत्तियां आई, कई विपत्ति। सबसे बड़ी विपत्ति थी माँ का पागल हो जाना। उन्हें पागल खाने भेज दिया गया। अदालत ने पिताजी को आदेश दिया कि वह हम दोनों की देखभाल करें। कुछ समय बाद माँ ठीक हो गई और वे हमें लेने आई। तो अब आगे क्या हुआ, अब दर्शक और भी ज्यादा पागल, उन्हें बहुत मजा आने लगे। अब थोड़ी देर बाद मेरी माँ मुझे वहां से लेने आई। समय बीतता गया और हमारे समय में हमारे को बहुत दिक्कतें आई। माँ पागल होने लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें पागल खाने लेकर गए थे और कोर्ट ने मेरे पिताजी से कहा कि अब वो हमारी देखभाल करें। जब माँ ठीक हो गई तो वो हमें लेने भी आई। मैं जीवन यापन के लिए तरह तरह के काम करता था। मैंने अखबार भेजे, प्रेस में छपाई की, खिलौने बनाए, डॉक्टर के यहाँ काम किया, पर अभिनेता बनने का लक्ष्य मैं नहीं भूला। मैं समय निकालकर सच धज कर ब्लैकमोर की थिएटर कंपनी के नाम की तलाश के लिए जरूर जाता। यहाँ अनुभवी अभिनेत्रियों और अभिनेताओं की कतार लगी होती। मुझे शर्म लगती, फिर भी एक कोने में खड़ा रहता। एक दिन क्लर्क ने मेरा सारा विवरण नोट पर लिया और कहा कि उपयुक्त भूमिका मिलते ही वह मुझे सूचना देगा। अभी कहता है कि मैंने आगे बहुत सारे न्यूज़पेपर भेजे, थिएटर में काम किया, डॉक्टर के यहाँ काम किया, ऐसे बहुत काम किए, लेकिन अभिनेता बनने के जो सपना था मैं उसे नहीं भूला था। मैं थिएटर के बाहर जाता, वहां पे काफी अभिनेत्री और अभिनेता आए थे, वहां पे उन्हें देखता। एक दिन एक क्लर्क ने मेरा नंबर लिया और मुझसे सारी डिटेल्स पूछी और उनसे कहा जब आपका नंबर आएगा हम आपको जरूर बुलाएंगे। और एक दिन मुझे सूचना मिल गई, मुझे 2 नाटकों में काम करने के लिए रख लिया गया था। एक दिन मुझे फुटबॉल मैच नामक एक प्रेसन में काम करने के लिए बुलाया गया। उसमें वेल्डन नामक एक प्रसिद्ध और अनुभवी विदूषक के साथ मुझे काम करना था। अब एक दिन उसको काम भी मिला जहां उन्हें फुटबॉल मैच नामक एक प्रेसन में काम करना था। और उनको किसके साथ काम करने का अनुभव मिला? उनको वेल्डन नामक एक प्रसिद्ध और अनुभवी विदूषक के साथ काम करने का मौका मिला। जिस रात वह प्रहसन शुरू होना था मैं बेहद तनाव में था। विशाल मंच के पीछे मैं बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था।
संगीत शुरू हो गया, फिर पर्दा भी उठ गया और अब मैं मंच पर था। पर मेरे जीवन का महत्वपूर्ण क्षण था, यह मेरे जीवन का महत्वपूर्ण क्षण था, ऐसा क्षण जो किसी को बना देता है, किसी को बिगाड़ देता है। मैं संयत हो गया। आत्मविश्वास के साथ मैंने कंधे उचकाए, उंगलियां चटकाई, आगे बढ़ा तो पाँव मुगदरों की जोड़ पर गया। फिर एक लटकते हुए झोले में मेरी बेत फंस गई। उसे किसी तरह निकाला तो झोला तड़ से मेरे चेहरे पर आ गिरा। इस धक्के के कारण मैं आगे पीछे झुकने लगा, जो सिर बेत से जा टकराया। अब क्या हुआ? अब वो कहता है कि अब रंगमंच पे जाने की मेरी बारी थी, जिसकी वजह से मैं बड़ा डराया हुआ था, बाहर कदमचरी करते यानी टहल रहा था। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने सोचा ये वही मौका है जो इंसान को बिना और बिगाड़ दोनों देता है। जब मैं अंदर आ रहा था तो मेरा जो बैत है वह ताल में अटकी और मैं आगे पीछे होने लगा, गिरने लगा और जो मेरी बैत है वो सर से टकरा गई। दर्शक अट्टहास कर उठे। तब तक ऐसा होता था कि जब तक वेल्डन मंच पर नहीं आता लोग हंसते ही नहीं थे, पर अब जब मैं मंच पर पहुंचा तो तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा स्वागत किया जाता। पर मेरी इस सफलता से वेल्डन चिढ़ गया। प्रहसन के लिए एक दृश्य में उसे तमाचा मारना था। मारे खुड़न के वह कभी कभी मुझे जोर से भी तमाचा मार देता था। अब जो वेल्डन है उसके बिना आए लोग नहीं हंसते थे, लेकिन मेरे आते ही लोग हंसने लगते थे, जिसकी वजह से वेल्डन चिढ़ गया। अब एक समय एक ऐसा भी शाम था कि जिसमें मुझे थप्पड़ मारना था। वो जानबूझ के चिढ़ के मुझे जोर से भी थप्पड़ मारता था। पर मेरी सफलता से नाटक मंडली का प्रबंध प्रसन्न था। कुछ समय बाद अमेरिका कंपनी का मनोरंजन इंग्लैंड आया। उसे एक विदूषक की तलाश थी। वह मेरी कला से प्रभावित हुआ और इसी कारण एक दिन मैं उसके साथ अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका में भी एक फिल्म कंपनी में काम करने का पहला अवसर मिला। मुझे साल भर के करार पर रख लिया गया। एक दिन मैं स्टूडियो में था, होटल का सेट लगा हुआ था। मुझसे कहा गया विदूषक का अभिनय करना है, मेकअप पर कर लो। तो अब क्या हुआ? अब धीरे धीरे करके उसे सफलता की पहुंच मिली और उसे एक इंग्लैंड का आदमी अपने साथ ले गया बाहर और अमेरिका ले गया। अमेरिका कंपनी का जो मैनेजर था वो इंग्लैंड आया और उसे अपने साथ अमेरिका ले गई, क्योंकि वह उससे बड़ा ही प्रभावित था। अब वहां पे भी उसे एक कंपनी में एक फिल्म में काम करना था, जिसकी वजह से वहां के लोग आकर उसे बोलते हैं कि विदूषक का अभिनय करना है, मेकअप कर लो। मुझे खूब चौड़े पांचवे वाली एक पतलून पहनी, सिर पर डबरी हैट पहना, हाथ में बैत पकड़ी, पैरों में बड़े बड़े जूते पहने, नाक और ओठों पर के बीच एक छोटी सी मूछ लगा ली। अब उसने धीरे धीरे करके तैयार होना शुरू, बैट पकड़ी, मूछ पहनी, टोपी पहनी, सब चीजें करा। मुझे पता नहीं था कि पात्र का चरित्र क्या है, पर जब मैं अपनी वेशभूषा पहन रहा था तभी मेरे दिमाग में चरित्र की रूपरेखा साफ होने लगी। मैंने फिल्म कंपनी के निर्देशक को बताया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति का अभिनय करूंगा जो आवारा भी हो, भद्र भी हो, कवि है और सपनों में खोया रहता है। यह लोगों को विश्वास दिलाएगा कि वह वैज्ञानिक और संगीतज्ञ भी है। वह किसी बच्चे की मिठाई भी छीन सकता है और सड़क पर पड़े सिगरेट के टोटे भी उठा सकता है। निर्देशक ने कहा, बहुत खूब, अब शुरू करते हैं। पहले तो उसे काम करना था उसके बारे में कुछ नहीं पता था, बट जब उसने पोशाक पहनी तो उसके दिमाग में एक खूब सारी बात आई। तो उसने कहा कि मैं एक ऐसे अभिनय करूंगा जो आवारा भी है, भद्र भी है, कवि और सपनों में खोया हुआ भी है, जो लोगों को यह विश्वास दिलाएगा कि वैज्ञानिक और संगीतज्ञ भी है, और तो और वो किसी बच्चे से मिठाई भी छीन सकता है और सड़क पे पड़े हुए टोटे भी उठा सकता है। तो निर्देशक कहता है, बहुत खूब, और अब शुरू हो जाओ। होटल की लॉबी का दृश्य था। मैं आगे बढ़ा, पर एक महिला की टांग में मेरा पैर फंस गया, संतुलन बिगड़ा,
टोपा गिर गया। मैंने महिला से माफी मांगी, टोप उठाया और आगे बढ़कर मुड़ा तो कुर्सी से टकरा गया। मैं फिर उठा, टोप उठाकर कुर्सी से माफी मांगने लगा। अब धीरे धीरे करके जब वो होटल की लॉबी का दृश्य था कि का जो दृश्य था वह आगे बढ़ा, एक महिला से टकराया, कुछ चीजें गिरी, उसने उससे माफी मांगी। उसके बाद वो आगे फिर चला, फिर उसने एक बढ़कर वो एक कुर्सी से टकराया, उसने फिर उठा, फिर उस कुर्सी से माफी मांगी। उस दृश्य से रिहर्सल देखने वालों का हंसी के मारे बुरा हाल था। अन्य सेटों के लोग भी वहां आ जुटे, वे सब खिलखिलाकर हंस पड़ रहे थे। अब मैं सफलता की राह पर मजे से चल रहा था। मेरी फिल्में काफी लोकप्रिय हो रही थी, उन्हें बताने वालों को आर्थिक लाभ भी कम नहीं था। अब वो कह रहा है कि इस तरीके से लोग मुझे पसंद करने लगे और धीरे धीरे करके मैं सफलता की राह पे चलने लगा। लोग मेरी ही बातें बताकर खुद भी सफल हो रहे थे। मैंने दर्शकों के बीच बैठकर अपनी फिल्में देखी। मैंने देखी पर्दे पर मेरे जाते ही वे खिलखिला उठते थे। इससे मुझे खुशी भी हुई, संतोष भी मिला, मुझे अपने पर विश्वास बढ़ा। मुझे चरित्र के बारे में न बताकर हल्का सा एक विचार बता दिया जाता, बस फिर मैं अपनी कल्पना से अभिनय शुरू कर देता। वो कहता है कि अब मैं लोगों के बीच बैठ के अपनी फिल्में देखता और मैं देखता कि लोग मुझे देखते ही खिलखिला उठते थे, जिससे मुझे आत्मविश्वास मिलता। और तो और अब मेरे को बस हल्का सा एक विचार बता दिया जाता और मैं उस अभिनय की कल्पना करके शुरू हो जाता। धीरे धीरे अमेरिका में मेरी ख्याति बढ़ने लगी। हर नई फिल्म के साथ मुझे लेकर फिल्म बनाने वाले लोग अपनी फिल्मों के दाम भी बढ़ाते जाते। अब मैं हॉलीवुड में स्वयं अपनी फिल्म बनाने लगा था। कई फिल्में बनाई, धन भी खूब कमाया। लंबे समय तक काम करने के कारण मैं थक तो गया था। सोचा आराम करने के लिए सैर सपाटे के लिए निकल पड़ूं और इसलिए एक दिन मैं यात्रा पर निकल पड़ा। अब वो कह रहा है कि कहते हैं कि मैंने कई फिल्में की और धीरे धीरे करके मैंने अपनी खुद की फिल्में भी बनाई, इससे बहुत धन कमाया और आगे चल के अब मैंने सोचा थोड़ा विश्राम किया जाए, जिसके लिए मैं इसलिए एक दिन की यात्रा पर निकल पड़ा। कई स्थान होता हुआ मैं जापान में टोक्यो पहुंचा। टोक्यो में मेरा भव्य स्वागत किया गया। टोक्यो में मेरे साथ कोनो नामक एक दुभाषिया था। वो कहते हैं कि अब जब वो टोक्यो पहुंचा वहां पे एक दुभाषिया था, वहां पे भी उसका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। एक दिन मैं कोनो के साथ होटल में बैठा हुआ था, सिडनी भी साथ में था। तभी 6 हष्टपुष्ट युवक उस कक्ष में घुस गए। वे काफी उत्तेजित थे। उनमें में से एक कोनो के साथ बात करने लगा। मैं खतरा भाप गया। मैंने तुरंत कोट की जेब में हाथ डाला, मानो रिवॉल्वर निकाल रहा हूं। मैंने कोनो से पूछा, ये क्या कह रहा है? कोनो ने दबे स्वर में कहा, यह कह रहा है कि आपने इसके पूर्वजों का अपमान किया है, यह सब बेकार की बातें हैं। मैं गुस्से से बोला, फिर रिवॉल्वर निकालने की मुद्रा से सिडनी से कहा, आओ बाहर चले और कोनो तुम कार मंगवाओ। तो अब क्या हुआ? अब जैसे वो एक होटल पहुंचा वहां पे 4 हष्टपुष्ट लोग आए। इसने वो ये खतरा भापते उन्होंने अपनी जेब में ऐसे हाथ डाला जैसे रिवॉल्वर हो। अब वो उससे पूछने लगा कि क्या कह रहे हैं लोग। वो बताता है कि ये कह रहे हैं कि तुमने इनके पूर्वजों का अपमान किया है। तो वो कहता है कि ये बेकार की बात है और वो जानबूझ के वही रिवॉल्वर की एक्टिंग करते हुए बाहर निकलते हुए कहता है कि गाड़ी निकालो। इसके बाद सिडनी और मैं कोनो के साथ होटल से बाहर आ गए। अगले दिन इस घटना का रहस्य खुला। नौसेना ने 6 कोर्डटोक ने प्रधानमंत्री निवास स्थान पर घुसकर उनकी हत्या कर दी। बाद में उन्होंने अदालत में बतलाया कि वे मेरी भी हत्या करना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि हत्या कर अमेरिका और जापान के बीच तनाव उत्पन्न कर दिया जाए। तब क्या हुआ? अगले दिन उन्हें क्या वो मिला कि प्रधानमंत्री के निवास में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई और फिर उन्होंने बताया कि वे मेरी भी हत्या करना चाहते थे। वो मेरी हत्या करके वो जापान और अमेरिका में के बीच तनाव उत्पन्न करना चाहते थे। इस घटना के बाद मैं अमेरिका लौट आया।
फिर वही फिल्में बनाने और उसमें काम करने का जीवन शुरू हो गया। आज मेरी जीवन काफी सुखी है, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। मैं और भी कई फिल्में बनाना चाहता हूँ। मैं अब भी महत्वाकांक्षी हूँ। मैं सभी सेवानिवृत्त नहीं हो सकता। मैं बहुत सारे काम करना चाहता हूँ। मैं कभी कभी अपनी छत पर बैठकर सूर्यास्त देखा करता हूँ। दूर एक झील होती है और उसके पार विशाल पर्वत। ऐसे पर्वत को मुझसे आत्मविश्वास भरते हैं। तो वो कहता है वो अमेरिका वापस है, वहां पे उन्होंने कई फिल्में की। वो कहते हैं मैं अभी भी इतना निर्भय हूं कि मैं आगे भी फिल्म करना चाहता हूँ और आगे भी काम करना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।